हम फिल्मों पर रिव्यू का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। क्यों ना हम आपकी ही पहली फिल्म वैशी जट स्टार्ट करें। इसकी कहानी सबसे पहले मैंने इकबाल कश्मीरी साहब को सुनाई, तो उन्होंने पहले 4 सीन सुनने के बाद कहा जिथे ऐसी फिल्म खत्म कर दें, वो तो शुरू की थी एक किस्म की गाली देकर कहा कि तुम्हें किसने राइटर बना दी। ये चपड़ासी होता था अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में और चिट्टा अनपढ़ था। माँ मुझे कहा करती थी कि मेरे पुत्र जब तक जीवेगा बादशाही करेगा। तो मैंने माँ से जाकर कहा मेरे साथ झूठ बोलती रही सारी जिंदगी, तो मुझे तो कुत्ते भी नहीं पूछते लाहौर में। हसन अस्करी कहता प्रोड्यूसर के पास चलना, तुम्हें साइन करवाता हूँ। सुल्तान राय साहब कुर्सी पर बैठे हुए 30-40 आदमी बैठे हुए। अच्छा तुसी नासिरुद्दीन कुछ पढ़े लिखे भी हो या अनपढ़ हो? सज्जे हाथ नाल लिख दो खब्बे हाथ नाल। मैं क्या आगा साहब आप मुझे कितना बेइज्जत करेंगे? हाथ फड़ के चुम्या। कहते हसनी अगर चाहते हो ना, बंद रोड पर हम शूटिंग कर रहे थे तो एकदम हमें शोर की आवाज है यार, 10, 12, 15 अंदर डांडे। तो मैंने देखा कि सिर्फ सुल्तान राय था, आसिया बेगम थी और मैं था। अब सारे भागे, आसिया बेगम भागने लगी ना तो आसिया बेगम में सुल्तान राय ने हाथ पकड़ लिया। वो सुल्तान राय अकेला, सामने 15 या 16 आदमी। फिल्म रिलीज हो गई। उसके बाद फिर इंडस्ट्री पर सुल्तान राय का, हसन अस्करी का और नासिरुद्दीन का राज हो गया। सुल्तान राही ने बतौर एक्टर मौला जट में अच्छा काम किया या वैशी जट में? आज के सुनो पॉडकास्ट में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं नासिर अदीब साहब की पहली सुपरहिट पंजाबी फिल्म वैशी जट की। उन्होंने रिव्यू तो दिया ही दिया, साथ ही साथ उन्होंने सेट पे मौजूद इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी बताई, जैसा कि सुल्तान राही को बेइज्जत करने वाले इंसान का अंजाम क्या हुआ। आसिया बेगम जब किडनैप होने लगी थी तो सुल्तान राही ने उन्हें कैसे बचाया। वो कौन से बड़े लोग थे जिन्होंने नासिर अदीब साहब को बेइज्जत करके अपने कमरे से निकाला और कहा कि ये स्क्रिप्ट लिख के आए हो। उन लोगों का क्या अंजाम हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं, उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूँ। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल बताने के साथ ऑडियंस को ये भी बताएं कि आज के पॉडकास्ट में हम कौन सी बड़ी तब्दीली करने लगे हैं। पहले तो वालेकुम अस्सलाम, और आपके वो 2 हाथों का यूं रहना वो कंटिन्यू है, आप बड़ी खुशी हुई। हाँ जी। तो आपकी सेहत भी माशाल्लाह अच्छी है, फ्रेश भी नज़र आ रही हैं और शुक्रिया। प्रोग्राम भी चेंज कर रही हैं आप। प्रोग्राम तो हमारा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा और उसमें एक्टरों के साथ भी जुड़े रहेंगे, हम प्रोड्यूसरों के साथ भी और डायरेक्टर के साथ भी, क्योंकि हम फिल्मों पर रिव्यू का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो अब आप ये बताएं कि फिल्मों पर जो रिव्यू है ये भी उसी तरह का एक मुश्किल मरहला होता है जैसे हम किसी एक्ट्रेस के बारे में या किसी एक्टर के बारे में बात करते थे तो आइडियंस तो हमेशा लाइक करते थे, लेकिन बाज़ एतराज़ भी करते थे, उसके बारे में ये कह दिया, उसके बारे में ये कह दिया, तो उससे तो जान छूट जाएगी। लेकिन फिल्म के अंदर भी जब रिव्यू देंगे तो साफ ज़ाहिर है झूठ तो बोला नहीं जाएगा मेरे से। रिव्यू का तो यहाँ मतलब यही होता है ना कि आप बैठकर सच यहाँ बोलते हैं। बैठकर मैंने 1-2 प्रोग्राम मुनाफिक बन के किए हैं। मतलब उन लोगों की ऐसी तारीफ़ किया जिस तारीफ़ के वो काबिल नहीं थे और मजबूरी में की, तो उसका दुख भी अल्लाह मुझे माफ़ करे। और सच ही तो ऐसी एक चीज़ है जिसकी कीमत होती है, तो झूठ नहीं बोला जाएगा मेरे से, खा वो अपने ख़िलाफ़ हो। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आप बताएं किस फिल्म पे शुरू करें? क्यों ना हम आपकी ही फिल्मों से स्टार्ट करें और आपकी पहली फिल्म वैशी जट। अच्छा, पहले तो मैं आपकी तस्हीह कर दूं कि मेरी ये पहली फ़िल्म उस लिहाज से नहीं है। इससे पहले मेरी डेड फ्लॉप फ़िल्म में मेरा आगाज़ बहुत बुरा था, जैसे कि कई लोगों का होता है, मेरा भी बहुत बुरा था। कि मैं नया-नया था तो कहानी तो लिखनी आती नहीं थी, शौक़ था। तो पहली फ़िल्म जो मैंने लिखी थी उसके मकालमे लिखे थे, उस फ़िल्म का नाम था मंगेतर। मजीद राना डायरेक्टर थे, नज़ीर चौधरी कहानी थी वो। डेड फ्लॉप होगी फ़िल्म। उसके बाद सलमा मुमताज़ ने फ़िल्म लिखी, बेऔलाद उनकी कहानी थी। अच्छा। मेरे मकालमे थे, स्क्रीन प्ले के भी मुझे समय नहीं था, वो फ़िल्म भी डेड फ्लॉप हुई। फिर उन्होंने आशिक लोग सुदाई बनाई, वो भी फ़िल्म की कहानी मेरी नहीं थी। नैयर सोच उसकी कहानी नवीस थे और शायर भी वही थे। मुश्ताक अली म्यूज़िक डायरेक्टर थे, ए रियाज़ डायरेक्टर थे और सलमा मुमताज़ प्रोड्यूसर थी। वो फ़िल्म भी डेड फ्लॉप हुई। उसके बाद सलमा मुमताज़ ने एक फ़िल्म बनाई मुल्तान खां,
उसकी भी कहानी उन्होंने लिखी, स्क्रीन पे भी उन्होंने लिखा, मकाल में मेरे थे, वो फिल्म भी डेड फ्लॉप हुई। ठीक हो गया। पहली फिल्म। उसके बाद फिर मैंने 1-2 साल का वक्फा आया हम्म। जिसमें मैंने कहानियाँ लिखने का अंदाज़ सीखा और अपना अंदाज़ बनाया, अपना तेवर बनाया, और फिर मैंने फिल्म मुकम्मल जो है कहानी स्क्रीन प्ले मकाल में, वो मेरी पहली फिल्म जो थी मुकम्मल मेरी एज ए राइटर, जी। वो वैशी जट थी। और वो एक्स्ट्रा Exactly. ऑर्डिनरी ना सिर्फ सुपरहिट हुई बल्कि उसने पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो फॉर्मेट चल रहा था उसको उसको बदल दिया। बदल दिया, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जहाँ फिल्में ख़त्म होती थी वहाँ से वो फिल्म शुरू हुई थी, हाँ। और उसमें से कॉमेडी का भी वो पोर्शन निकाल दिया था। जो स्टाइल था हज़ी कादरी साहब, जो मैं जिनको मैं पंजाबी फिल्म का शेक्सपियर मानता हूँ, उनके एक स्टाइल था कि कहानी चला के ना 2 रील तो फेड इन करते थे। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ, इनकी एक जोड़ी थी। ओके। वो उन्होंने कॉमेडी की एक पूरी रील चलानी, वो फेड आउट करनी, फिर फेड इन कहानी जहाँ शुरू की थी वहाँ से शुरू कर देनी। ठीक ठीक ठीक। तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता था। मतलब अपनी अपनी ज़ाती पसंद है। तो दूसरा ये कि उनका विलन जो था वो बातें बहुत करता था लेकिन मार बहुत खाता था, कमज़ोर था। मतलब जो कहता था उस पर करता नहीं था। ओके, कमजोर विलन था। हाँ, फिल्म का हर दूसरी रील में मीर मार खाता था लेकिन बातें बड़ी करता था। मसलन उनकी एक फ़िल्म थी जिसमें मज़र शाह के मकाल में कंटिन्यूटी थी कि मैं अड्डी मार के धरती हिला देना जवाना। अब देखें जिस आदमी की ये दहशत हो कि अड्डी मारे और धरती हिलना शुरू हो जाए, वो ये कहता था, वो घसुन आता था पीछे से, तो पता चला सुधीर ने मारना शुरू कर दिया। और फिर जब बिल्कुल मारने लगा तो हीरोइन आती थी, बस बस एनी बिजती काफ़ी है। ओके। अच्छा, उसके बाद वो कपड़े झाड़ के फिर वही बोलता था, मैं अड्डी मार के धरती हिला। मुझे मतलब कॉमेडी भी थी उसमें। हाँ, उसमें वो ये कह सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन मुझे ये लगा क्योंकि मेरी जो तरबियत थी या तालीम थी वो एक इस्लामी स्कूल में हुई थी, तो मुझे कलाम पाक पढ़ने का और तफसीर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था। तो मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने जो अपनी कहानी बनाई और कहानी उसका जो विलन पैदा किया उसको बेपनाह इख्तियारात दिए। आप देखिए जो शैतान के पास इख्तियारात है वो किसी इंसान के पास भी नहीं है। वो आपकी रगों में भी चला जाता है, आपके खून में भी चला जाता है, इधर से भी आ जाता है, उधर से भी आ जाता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा, और हम उसे मार भी नहीं सकते। हाँ, आप देखें ना, हमारे पाँव से भी दूर है। सही। ज़्यादा से ज़्यादा हाज पे जाते हैं जो कंकरियाँ मार लेते हैं। तो वो भी एक यूँ कह ले कि अलामती एक तरीका है। तो वरना तो शैतान के साथ हम नहीं लड़ सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह की पनाह हर दफ़ा मांगनी पड़ती है कि या अल्लाह इससे बचाना, यानी हम उससे नहीं बच सकते। तो फिर मैंने वैशी जट में जो विलन पहली बार रखा उसको अनटचेबल रखा, और फिर आगे तजर्बा किया। वो आगे जब चलेंगे तो फिर आएंगे फिर वहाँ का कहाँ तक विलन को पहुँचा। तो उस वैशी जट को वहाँ से शुरू किया था जहाँ फिल्में ख़त्म होती थी, और इसकी कहानी सबसे पहले मैंने इकबाल कश्मीरी साहब को सुनाई थी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो उन्होंने पहले 4 सीन सुनने के बाद कहा कि फ़िल्म तो ख़त्म होगी, आगे कहानी क्या सुना रहे हैं आप? अच्छा। जी हाँ। तो मैंने उनको कहा जी आप आगे सुने तो सही। हाँ। तो उनका यह जुमला था, कहने लगा मेरी गल सुनो है, पंजाबी च उन्हें मैनू किया, जिथे असी फिल्म शुरू करते हैं ख़त्म करते हैं उतों तो शुरू की थी। अच्छा, कि मतलब उल्टा था। हाँ, कि विलन आया 16 रेड़े ते बैठे और अटैक किया हीरो के घर दे उत्ते, और जाके उसके बाप को कत्ल कर दिया। अच्छा। कत्ल कर उसकी लाश गांव के चौक में रखी और रेड़े हिलाने शुरू किया, और जो वहाँ उसकी बहू खड़ी थी उसे कहते बुलाओ अपने तेवर को जिस पर तुम्हें बड़ा फ़ख्र था। तो वहाँ उसने पहली दफ़ा मौलिया करके आवाज़ मारी। ये फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार हुआ था कि एक औरत अपने घर में से आवाज़ मारती है और कई मील दूर बैठे हुए देवर तक वो आवाज़ मतलब पहुँच जाती है। तो उसने फिर मौलाए को बुलाया, तो कहता वहाँ से हीरो आया और उसने आके फाइट की, उसने उनके 2-4 कत्ल कर दिया, उसका बेटा भी मार दिया। अच्छा। तो दुश्मनी तो बराबर हो गई। हाँ। अब आगे क्या इंटरेस्ट है? तो मैंने कहा सर आप आगे सुनेंगे तो बात बनेगी ना। तो इस पर उन्होंने मुझे गुस्से से कहा, बड़ी अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मैं तो माफ़ कर दिया, कि एक किस्म की गाली देकर कहा कि तुम्हें किसने राइटर बना दिया, चलो मेरे कमरे से बाहर निकलो। मैं कमरे से बाहर निकल गया। अच्छा। बाहर निकलेगा तो मैं एवेन्यू गेट से निकल रहा था, तो टक्कर होगी मेरी एक आदमी के सीने से जा टकराया। ओके। और मैंने यूँ देखा तो सामने मोहम्मद अली साहब थे। हाँ। और पीछे ज़ेबा भाभी, और पीछे एक आदमी जिसने चश्मा पहना हुआ था, लड़का सा। ठीक है। तो एकदम मुझे देख के कहते हैं अरे मुन्ना क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा, उस वक्त रो रहे थे? हाँ, उस वक्त मुझे पता चला कि मैं रो रहा हूँ। तो जब उन्होंने कहा तुम रो क्यों रहे हो, तो मेरी हिचकी बन गई, मुझे वो बिस्ती याद आ गई।
अब वो मैं रो क्यों रहा था उसकी वजह ये थी, समीरा जिस आदमी के सामने बैठा था, इकबाल कश्मीरी, ये चपड़ासी होता था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में और चिट्टा अनपढ़ था। अच्छा अच्छा, उसको अपना नाम लिखना भी नहीं आता था ठीक है। और निक्कू उसको कहते थे। ये पान लाता था, चाय लाना, ये करना वो करना। वो चपड़ासी से तरक्की करते, टैलेंटेड था, ठीक है। चपड़ासी से तरक्की करते करते पहले राइटर बना, एक दो कहानियाँ लिखी, फिर डायरेक्टर बन गया, सुपरहिट हो गया। तो दुख मुझे ये लगा कि यार मैंने डबल एमए किया हुआ है, मैं चौधरी का बेटा हूँ, और एक उस आदमी ने जो अनपढ़ है और चपड़ासी रहा, उसने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया, बाकायदा गाली दी उसने। तो उस बात से मैं रोया। तो वो जब कमरे में ले आए मोहम्मद अली साहब, मुझे चाय वाय पिलाई, पानी पिलाया, तो वो जो कहले क्या हुआ, तो मैंने उनको वो सारी बात सुनाई। तो उन्होंने कहा यहाँ वो सुबर ऐसे ही है, उनकी कंटिन्यूटी थी, प्यार से सुबर कहते थे आदमी को। अच्छा। तो वो जो आदमी चश्मे वाला था ना, हाँ उसने मेरे से कहा यार वो उस्ताद आदमी है, हाँ, ऐसे नहीं उसने बात की होगी, आप मुझे कहानी सुनाए ज़रा, वो क्या आइडिया था। ठीक है ठीक है। मैंने कहा ये शर्त ये है कि आप इंटरवल तक सुनेंगे। कहता ठीक है। सुमेरा जी मैंने इंटरवल तक कहानी सुनाई। जब कहानी ख़त्म हुई ना इंटरवल तक, जी। तो वो ऐनक वाला आदमी उठा, सिगरेट पी रहा था, उसने सिगरेट मोहम्मद अली साहब के सामने एस्ट्रे पड़ा, तो उसने यूँ बुझाया हाँ और उकड़ू खड़ा हुआ था, तो इधर मैं था, हाँ सामने मोहम्मद अली साहब जेबा बैठे थे। जी। तो सिगरेट बुझाते उसने कहा कि आगा जी उनकी कंटिन्यूटी थी, हर आदमी को आगा जी कहते थे, अच्छा। वो लड़का जो था। हाँ तो मोहम्मद अली साहब से कहता आगा जी मुझे ये तो नहीं पता ये आदमी राइटर कब बनेगा, लेकिन ये जिस दिन राइटर बन गया तमाम राइटर घर चले जाएंगे। हो। इतना बड़ा उसने ट्रिब्यूट दिया, मैं समय मेरा मजाक उड़ा रहा है जैसे हाँ इकबाल साहब क्योंकि ने। पहले ही दिल बर्दाश्त हो हाँ गए थे। बर्दाश्त था। मुझे इतनी बड़ी बात अपने बारे में सुन के, हाँ। जो ना 3 में ना 13 में, तो मुझे ऐसे लगा मजाक उड़ाया। तो लेकिन उस वक्त मुझे यकीन है, जब कहता यार मेरे पास एक फिल्म है, अगर वो अच्छी गई तो मुझे दूसरी फिल्म मिलेगी, तुम दुआ करो, मैं तुम्हें राइटर लूंगा और यही फिल्म बनाऊंगा। हो वाह, क्या बात। यहाँ से मुझे इत्मीनान हो गया। हाँ अब अल्लाह, वो मुख्तसर सी बात बताता हूँ, वो फिल्म लगी, हाँ। उनकी फिल्म का नाम था गैरत दा निशान। अच्छा। वो फिल्म डेड फ्लॉप हो गई। आए। जब डेड फ्लॉप हो गई तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, और मैं जब वो रिजेंट सिनेमा में लगी थी, वो सिनेमा तो अब सारे गिर गए, वो भी गिर गया। तो मुझे नहीं पता था कि वो बाहर निकले, तो ज़रा परेशान से थे। मैं तो फिल्म देखी नहीं थी, मैं बाहर खड़ा होता, तो हार उनके हाथ में था, जो गले में डाला था उन्होंने उतार के गले में हाथ में पकड़ लिया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मुबारक हो। तो उन्होंने मेरा हाथ झटका और कहते जाप नशा, मैं क्या सी तेन फिल्म देंगा, मेरी फिल्म ही डेड फ्लॉप होगी, तुम मेरे लिए मनहूस साबित हुए। बस इससे फिर मैं, समीरा जी, बर्दाश्त हुआ। मैं ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे मुर्शिद ने ये कहा था कि न थकना है, न चखना है, तो न अकना है, ये एक मुहावरा उन्होंने बताया था। तो कैसे भी हालात होते थे, मैं मायूस नहीं होता था। उस रोज़ पहली बार मैं मायूस हुआ, क्योंकि 2 साल मैंने इंतज़ार किया था, बिल्कुल, कि फिल्म वो लगे, और दुआ भी करता था, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। उस वक्त फिर मैं मायूस हुआ, तो मैं घर चला गया वापस, और माँ से रो के लिपटा, और माँ मुझे कहा करती थी कि मेरे पुत्र जब तक जीवेगा बादशाही करेगा। तो मैंने माँ से जाकर कहा, मैंने कहा आप मेरे साथ झूठ बोलती रही सारी ज़िंदगी। अच्छा। तो मुझे तो वहाँ कुत्ते भी नहीं पूछते लाहौर में, मैं इतना ज़लील होकर वापस आ गया हूँ। अब माँ मेरी अनपढ़ थी। खैर वो हम सो गए, मैं माँ के साथ ही सोता था। तो सहरी के वक्त मेरी माँ ने उठाया, कलाम पाक सराहने रखा हुआ था। तो मैंने कहा दी, अब मैं वो आपको पंजाबी में जो हमारे सही मुकालमे थे वो सुनाता हूँ माँ के। जी जी जी। कहती पुत्र तू क्या बनना चाहना, यानी तुम क्या बनना चाहते हो? मैं क्या माँ मैं राइटर बनना चाहना। मेरी माँ पूछती वो की होता है। अब मेरी माँ को पता भी नहीं था क्योंकि अनपढ़ थी। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं एक अनपढ़ माँ को कैसे समझाऊँ कि राइटर क्या होता है। खैर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा माँ वो मैं फिल्म की कहानियाँ लिखूँगा, वो फिल्में चल सन, फिर रेडियो देते तेरे पुत्र का नाम बोलेगा। कहती हला 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 हला, लेकिन उनके चेहरे से मुझे पता चला उनको समझ नहीं आई। तो उनका एक तारीखी जुमला था, कहते जा पुत्र लग वन। अब ये मैं पंजाबी में सुनाऊंगा, फिर आपको तर्जुमा बताऊंगा। कहते जा पुत्र लग वन, एक दिन तू अपने कन्ना नाल सुन सके माँ एहो जा पुत्र मुड़ के नहीं जमेगी। यानी आप समझ आ गई आपको कि बेटा आप वापस चले जाओ, इंशाल्लाह जो भी आप काम करना चाहते हैं वो इतना अच्छा होगा कि लोग कहेंगे कि माँ ऐसा बेटा फिर नहीं जनेगी।
और ये जुमला फिर मैंने कई बार सुना। माशाल्लाह, क्या बात है, मैं क्या वापस बात आ है। गया। जी जी। वापस आया तो बड़ी मायूसी के आलम में बैठा हुआ था। 2 महीने का नहीं, एक ही दिन गुजरा। अगले दिन मैं उठा, हाँ। वो एक बीच में लंबी कहानी है, वो मैं आपको नहीं सुनाता। फिल्म के रिव्यू पर आते हैं तो मेरी कमर में एक मुक्का आया, तो मैंने देखा पीछे वही लड़का खड़ा हुआ था जिसने चश्मा पहना था, जो डायरेक्टर थे। अच्छा, उनका नाम था हसन अस्करी। हसन अस्करी। हसन अस्करी। वाह वाह वाह। तो हसन अस्करी को मैं एशिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर मानता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे उस्ताद हैं या उन्होंने मुझे पहली दफ़ा चांस दिया था। आप उनकी फिल्में देखें, वैसे जट देखें उनकी फिल्म, उनकी तूफ़ान देखें, उनकी आखिरी मैदान देखें, हाँ। जीने की सज़ा देखें, दूरियां देखें, जी। सलाखें देखें, ठीक है। तेरे प्यार में देखें। ये क्या क्या फिल्में बनाई, शाहकार। एनी हाउ, तो कहते उठ, मैंने फिल्म मिल गई। हम नीचे उतरे खुशी से। कहता प्रोड्यूसर के पास चलना, तो मैं साइन करवाता हूँ। पक्की टट्टी में मैं रहता था। हम नीचे उतरे, रिक्शे में उन्होंने कदम रखा तो 3 रुपये का फैसला हुआ रिक्शे के किराए का। हमने मोनीपुरा जाना था अपने प्रोड्यूसर के पास। तो मेरे से पलट के पूछते, तुम्हारे पास पैसे हैं ना? मैंने कहा मेरे पास नहीं है। अच्छा। कहता मेरे पास भी नहीं है। कहते हैं तो तुम्हारे इधर कोई साइकिल वाली दुकान का वाकिफ हो? मैंने कहा नहीं। कहता फिर आ जाओ। फिर हम पक्की टट्टी समनाबाद से 3 किलोमीटर का फासला पैदल सड़क पर चलते हुए सलामिया पार्क आए, जो उनका घर था जहाँ वो रहते थे। अच्छा। वहाँ साइकिल किराए पर लिया 4 आने घंटे पर। मैं आगे बैठा, वो पीछे बैठे, साइकिल चलाते हुए हम 3-4 किलोमीटर का फैसला तार के दाता साहब से गए, मोनी रोड के आगे वो रहते थे, पर वहाँ गए। वहाँ कहानी सुनाई इंटरवल तक। वो प्रोड्यूसर धोती बांधी, बनियान बांधी, मोटा सा छोटे से कद का, वो भी अनपढ़ आदमी था। वो कहता यार कहानी तो स्वादी, यानी कहानी तो बड़ी मजेदार है, तो ये कितने पैसे लेंगे? अच्छा, वो कहता जी ये नया राइटर है बाबूजी, उनको बाबूजी कहते थे, जो कहेंगे ये ले लेगा। तो उसने जनाब कहा कि ठीक है। मुझे कहता है ठीक है, 4 उंगलियां की। मैं कही जी ठीक है। क्या इसका क्या मतलब था? मैं समझे 400 रुपये। 400 रुपये? हाँ, मैं कही ठीक। ये 73 की बात बता। मैं उस वक्त 188 रुपये का क्लर्क था, वहाँ क्लर्क की भी करता था साथ साथ। अच्छा अच्छा। उसने मुझे 101 रुपये एडवांस दिया। मैंने घर आके दोस्तों को बताया कि मेरी फिल्म शुरू हो गई है और मुझे 400 रुपये में फिल्म मिल गई। अच्छा अच्छा। अगले दिन उनके दफ्तर जाकर काम करना था। अगले दिन मैं रायल पार्क गया, तो उसने कहा कि मैं यहाँ तो नहीं, मैं तुम्हें होटल ले देता हूँ, वहाँ तुम काम करो। उन्होंने मुझे मिंट किनी रोड पर होटल लेकर दिया, कोने पर। नेशनल होटल है, आज भी है। हाँ जी, आज नाम भी उसका नेशनल होटल है। 2 रुपये किराया था कमरे का, एक नीचे चारपाई, ऊपर एक पक्का। गर्मियों के दिन। तो मुझे कहता आप यहाँ बैठें, आप कहानी लिखें, जो खाना पीना हो ये आपको दे देंगे, आपको जिसकी ज़रूरत हो ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो 400 रुपये मुझे और निकाल के दिया। मैं कहा जी ये क्या है? अच्छा। कहता 100 कल दिया था, ये अब 500 तुम्हारे पास आ गया। बाकी जो 3,500 है ना, मैं तुम्हें 700 देते हूँ। तब मुझे पता चला 4,000 कि 4,000 में फिल्म साइन। अब जनाब मैंने कहानी लिखनी शुरू कर दी। तो अब उस फिल्म के 3 प्रोड्यूसर थे वैशी जट के। एक प्रोड्यूसर थे बाबू अजीम, एक प्रोड्यूसर थे सलीम मलक। उनका नाम था बाबू अजीम का अजीम मलक। ठीक है। और एक प्रोड्यूसर था अरशद मिर्जा। ये एक्टर भी थे और ये डायरेक्टर भी थे। ये 3 पार्टनर थे। ठीक ठीक ठीक। अरशद मिर्जा राइटर लेना चाहते थे सईद साइली साहब को। हाँ। जो सलीम मलक था वो राइटर लेना चाहते थे तनवीर काजमी साहब को। जो बाबू अजीम थे वो राइटर लेना चाहते थे हजी कादरी साहब को। सही है। तो वो हसन अस्करी साहब ने मुझे ले लिया। हाँ। अब उन तीनों में इख्तलाफ हो गया। अच्छा। तो तीनों में फैसला ये हुआ कि चलो कहानी अच्छी ले ली, डायलॉग इसको नहीं पता, डायलॉग तनवीर काजमी साहब से लिखवा लेते, वो अच्छे डायलॉग रखते थे। कहने लगे ठीक है। अब हसन अस्करी साहब मेरे पास आए रात को, मुझे कहते हैं यार 5,000 रुपया उन्होंने दिया तनवीर काजमी साहब के लिए, मैंने नहीं दिया, तुम सीन लिखो। तो वो थाने का सीन लिखो जिसमें विलन ने कत्ल किया हुआ है बाप को और हीरो ने कत्ल किया उनके बेटे को। इधर विलन पार्टी बैठी है, इधर हीरो पार्टी बैठी है, सामने पुलिस है, यहाँ कानून है और साथ अफजाल अहमद है उसका दोस्त है। तो ड्रामे का सीन लिखो, ऐसा लिखो कि जब मैं सुनाऊँ ना सारे खुश हो जाएं और फिर मैं कहूँगा ये नासिरुद्दीन ने लिखा, तो यूँ डायलॉग राइटर भी तुम हो जाओगे। ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने सारी रात लगा कर सीन लिखा। सुबह असिस्टेंट आया, उसने कहा सीन दे दें। मैंने एक सफ़ा ये जैसे आपके सामने पढ़े उसको पकड़ा दिए और वो भी आधा सफ़ा था। तो वो असिस्टेंट कहना जी बस
मैंने कहा आई नहीं सीन है, मैंने कहा आई सीन है। वो लेके चला गया। कुछ 2 घंटे के बाद मैं सो गया। 2 घंटे के बाद दरवाज़ा खटखटाया तो सामने रमज़ान नाम के, ये सुल्तान राय जो एक्टर थे हीरो, उनका ड्राइवर था। अच्छा। कहता है जो नीचे वो असर नस्की साहब गाड़ी में वो बुला रहे हैं। हाँ। मैं उठा, मैंने पजामा पहना हुआ था, नीचे कैंची चप्पल थी। अच्छा। तो मैं नीचे आ गया। मैंने कहा हाँ, ये तो पीछे मैंने देखा अस्करी साहब से पिछली सीट पर बैठे हुए थे हाँ। और वो सीन हाथ में था। ठीक। तो बड़े गुस्से से ना मुझे उन्होंने देखा। हाँ। तो मैंने कहा अंदर बैठ जा। मैं साथ बैठ गया। अब गाड़ी चल पड़ी। हाँ। अब गाड़ी बंद रोड पे आ गई। अब ठीक। रास्ते में मेरे साथ उन्होंने कोई बात नहीं की, मैंने भी कुछ नहीं पूछा, अब सीन उनके पास, लेकिन मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। गुस्से में है वो। गुस्से में थे। तो मैंने कहा जी क्या हुआ आप? तो बड़े गुस्से से बोले, कहते यार मैं इतना रिस्क लेता, मैंने अपने तनवीर काज़मी साहब से इतने अच्छे मरासम हैं, उनको पैसे नहीं दिए, झूठ बोला प्रोड्यूसर के साथ तुम्हारे लिए, तो मुझे पसंद है कि तुम्हारा कैरियर बनेगा, बातें बड़ी बनाते हो, बोलते बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सीन लिखा तो ये क्या लिखा, 4 डायलॉग लिख के मुझे दे दिए, इतना बड़ा सीन है, इतनी बड़ी। तो वो मैंने सीन जब सुल्तान राय को सुनाया तो उन्होंने सीन फेंक दिया। तो कहते हैं वो बुलाओ राइटर को। अच्छा। तो राय साहब उससे अक्सर ये कहा करते थे कि तुम्हें अब बड़ी मुश्किल से फिल्म है तो अच्छा राइटर लेना। अच्छा अच्छा। तो कहता मैंने कहना सर अच्छा राइटर लेना। हाँ। मैंने कहा कोई मैंने प्रोड्यूसर अजीम कादरी कहता सी, तनवीर काज़मी कहता सी, मैंने तुम्हें लिया और आज मैं कैसे ही कोई गल नहीं। अब AM स्टूडियो गए। AM स्टूडियो बहुत बड़ा स्टूडियो था, उसका जो लान था ना वो तकरीबन 2 एकड़ में था। तो उस लान के अंदर ना सुल्तान राय साहब कुर्सी पर बैठे हुए, पैंट शर्ट पहनी हुई, और इर्द गिर्द सुल्तान कश्मीरी, जग्गी मलक, हक नवाज, आसिया बेगम, रेहान, पूरी कास्ट बैठी। ये पूरी कास्ट बैठी और फाइटर, ठीक है, कुछ 30-40 आदमी बैठे हुए। हम गाड़ी से उतरे तो मैं गया, मैंने सुल्तान राय को सलाम किया। तो अस्करी साहब कहते जी मैं ले आंदा है नासरी दी। अब यूँ मुझे राय साहब ने देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशा, अच्छा तुसी नासर अदीब हो? मैं क्या सर हुक्म करें जी। मुझे पता चल गया ये मुझे अब तंजन कह रहे हैं। हाँ तंजन कह रहे हैं, बेइज्जत करेंगे। कोई बात नहीं, मैं तैयार हो गया बेइज्जती करने के लिए। मैं क्या हुक्म करें? कहता जी मैं पूछ रहा तुसी माशाअल्लाह कुछ पढ़े लिखे भी हो या अनपढ़ हो? मैं कहा जी मैं डबल MA की दे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इलियास कश्मीरी साहब ने कहने इलियास साहब देखो ऐश राइटर ने डबल MA किया है। बाजी वाह। अब मुझे एहसास हुआ कि अब इससे ज़्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा जी बात यह है कि मुझे पता चल गया आप लोगों को मेरा सीन पसंद नहीं, तो जिससे मर्जी लिखवा लें। अच्छा। मैंने कहानी लिख दी है, ओके अल्लाह हाफ़िज़। मैंने कहते बात सुनो, सिर्फ मेरा आखिरी सवाल है, सज्जे हाथ नाल लिख दो खब्बे हाथ नाल? मैं कि जी मैं सज्जे हाथ नाल लिखना। उठे कहता मैनू हाथ विखा। मैं क्या आगा साहब आप मुझे कितना बेइज्जत करेंगे? कहता हाथ विखाओ। और मैं ऐज सर मेरा हाथ आपे फड़ लिया, हाथ फड़ के चुम्या ते चुम के मैनू सीने ना ला लिया। सीने ना ला के उन्होंने जो जुमला बोलिया, आगा हसन अस्करी साहब नू हसनी कहते सन प्यार ना, कहते हसनी अगर चाहते हो ना कि सारी जिंदगी सुपरहिट रहे तो इस राइटर को मत छोड़ना। कहता मैंने 150 फिल्मों में काम किया है। इतना बड़ा सीन, इतना बड़ा ड्रामा और 4 मकालमों में ख़त्म हो गया। ऐसा कूजे में दरिया बंद किया इस शख्स ने कि कमाल कर दी। क्या बात है, क्या बात है। तो मिल गई फिल्म आपको, मिल गई वैशी जट। वैशी जट ठीक है। अब वैशी जट बनना शुरू हो गई तो वो बनते बनते अब उसमें दरमियान में एक वाक़या हुआ कि मेरे वालिद साहब जो थे वो मेरे फिल्म इंडस्ट्री में आने के बहुत मुखालिफ थे, और मेरी माँ से कहते कि पुत्र तेरा कंजर हो गया है, कंदी कहने से पांड हो गया है। तो खैर मुझे फ़िल्म मिली, उसका एक गाना था, आपने अगर फिल्म देखी है, विलन के सामने वो आसिया नाचती है और रक्स करती है, उनको बेइज्जत करती है कि पावा मैं नाचना चलुड़ियाँ आए होशां ताड़ियाँ उड़ियाँ, तानू पै गया रोना है तो जीवे मेरा ढोल सजन जड़ा सब तो सोना है। वो गाना पिक्चराइज हो रहा था तो मुझे तार मिला, एक लड़का लेकर आया कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। ये एक वाक़या मुझे आज तक वैशी जट का याद है, क्योंकि आपने ये भी कहा था ना कि कोई ऐसी बात जो उससे जुड़ी हुई हो। हाँ जी। तो खैर मैं गया, मैं वालिद साहब की शक्ल भी नहीं देख सका, बारिश हुई तो उनको दफना दिया गया। तो फिर जब वैशी जट सुपरहिट हुई तो फिर मैं वालिद साहब की कब्र पर गया और उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और आप मेरे से नाराज़ थे तो आप मुझे माफ़ कर देना। बहरहाल
एक वाक़या वैशी जट के दौरान और हुआ जो मतलब बल्कि 2 हुए। उन दोनों वाक़यात की बड़ी अहमियत है। एक वाक़या तो ये हुआ कि जो इलियास कश्मीरी साहब थे, वो रेड़े पर आ रहे थे, तो रेड़ा उलट गया। अच्छा। रेड़ा उलट गया, वो गिरे तो उनकी जो टाँग थी ना, उसके जो अंगूठा था, उसके ऊपर शदीद ज़ख्म आया। ओहो! अच्छा, वो जो ज़ख्म था, उससे उनको शुगर थी। वो ज़ख्म उनका आपको बात है, ज़ख्म उनको लगा तकरीबन 74 में, नहीं हाँ। 75 में। ठीक। तो समीरा जी वो ज़ख्म उनका ठीक नहीं हुआ, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता गया, वो बढ़ता गया, ओए वो फ़िल्मों में काम होए! करते रहे और फिर एक वो स्टेज आई कि उनका वो अंगूठा जो था, उनको काटना पड़ा। डॉक्टर ने अंगूठा काट दिया, लेकिन वो ज़ख्म फिर आगे चल पड़ा। चल पड़ा, फिर बढ़ता वो गया। चलते-चलते फिर उनकी पिंडली तक टाँग काट दी गई। आय हाय हाय! अच्छा, वो फिर भी वो ना हुआ, वो फिर उनकी पूरी टाँग काटी गई और फिर उनकी दूसरी टाँग भी कट गई। पर इस तरीके से करके फिर वो जब दफनाया उन गया तो वो 6.5 फुट का इतना बड़ा जवान हैवी, तो 2 टाँगों के बगैर दफनाया गया। एक वो ज़ख्म, तो वो अक्सर कहा करते थे कि हसन अस्करी साहब से कहते थे कि यार तेरी फ़िल्म दे विच मैं फट लेके आया, यानी मुझे ज़ख्म लेकर आया हूँ। एक ये वाक़या वैशी जट का मुझे नहीं भूलता और एक और वाक़या कि बंद रोड पर हम शूटिंग कर रहे थे और मैं तो ऐसे वैसे एज़ ए राइटर जाता था और देखता भी था। तो आसिया बेगम भी थी, मैं भी था, सुल्तान राय भी था, कुछ फाइटर थे और अस्करी साहब थे, स्टाफ था। तो बंद रोड उस वक़्त बिल्कुल वीरान था, ये मैं आपको 75 की बात बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल वीरान सड़क होती थी। ठीक है। तो बसें जाती होती थी कभी-कभी बस और वहाँ डाकू, चोर इस किस्म के। तो दरिया खुश्क था, तो दरिया के नीचे लोगों ने झोंपड़ियाँ, घर बनाए हुए थे दरिया के अंदर। वहाँ से ना 2-4 लड़के आ गए शूटिंग देखने के लिए। अच्छा। अब वो जब लड़के आए तो आसिया बेगम ने आसिया बेगम को मज़ाक करना शुरू कर दिया। जब आसिया बेगम को मज़ाक किया तो जो हमारा प्रोड्यूसर था अज़ीम मलिक, उनका बेटा था, उसका नाम था मजीद मलिक, वो अभी ज़िंदा है, अल्लाह उसको ज़िंदा रखे अभी। तो वो थोड़ा-सा कनटुट्टा भी था। अच्छा। उसने जब देखा ना हीरोइन के साथ मज़ाक हो रहा तो उसने उनको मारना शुरू कर दिया, उनको माँ-बहन की गालियाँ दी और कहा दफ़ा हो जाओ, वो चले गए। चले गए, उसके बाद फिर हमने शूटिंग शुरू कर दी। कुछ 10 मिनट गुज़रे होंगे, समीरा जी तो एकदम हमें शोर की आवाज़ आई और ये वो। सब ने, मैंने जब देखा तो 10, 12, 15 अंधे डांडे, डांगे, सोटे, छड़ियाँ भागे चले आ रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं मुसलसल हमें। मेरी उन पर नज़र थी। अच्छा, उन पर नज़र से हटा के जब मैंने यूँ देखा ना पलट के, तो मैंने देखा कि सिर्फ सुल्तान राय था, आसिया बेगम थी और मैं था। ओए होए! सिर्फ़ 3 लोग और वो 10-12 वो लोग? सारे भाग गए। अब सारे भाग गए तो अब मैंने भागने की कोशिश की। आसिया बेगम जो थी यूँ पीछे हटी तो भागने लगी ना, तो आसिया बेगम को सुल्तान राय ने हाथ पकड़ लिया। अच्छा। कहते रुक जाओ। हाँ, अब जब वो रुक गए ना, अब मैंने देखा कि मैं अब अकेला भाग के, मुझे बड़ी हाँ। शर्म सी आई। मैंने कहा आसिया भी यहाँ है, सुल्तान राय भी यहाँ है, मैं भी। तो मैंने कहा ये तो, और अब वो आदमी मुसलसल गालियाँ देते हुए आ रहे हैं। अच्छा, पीछे आ रहे हैं दौड़ते हाँ, हुए। सुल्तान राय के हाथ में गंडासा था। अब सुल्तान ने जो ऊपर से कुल्हाड़ी थी ना, उसको यूँ उतारना शुरू किया। उतार के उन्होंने फेंक दी। लो जी समीरा जी, वो सुल्तान राय अकेला, अच्छा। सामने 15 या 16 आदमी, हाँ। बस उनके साथ वो लड़ा है ना। तो आप ऐसे देखें जैसे फिल्मों में हमने लड़ते देखते थे ना, हाँ। शॉट बनाते थे कि 5 आदमी ने यूँ डांगे मारी तो एक आदमी ने डांग पर सारों की डांगे रोकी और फिर उनको घुमा के गिरा दिया। अच्छा। ऐसे ही किया उसने। अच्छा, रियल लाइफ हीरो भी बने वो? ओहो! ऐसे किया, एक को गिराया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, उसके बाद सारे भाग गए। वाओ! क्या बात है। उसके बाद जो ज़ख्मी थे वो भी भाग गए। वाह! खैर वो उसके बाद शूटिंग तो नहीं हुई, मतलब वो सारा स्टाफ हाँ, जो रुक था। गई। लेकिन सुल्तान राय की ये वाक़या जो है ये मुझे बड़ा याद कभी नहीं रहा भूलता। कि एक आदमी ने किस तरीके से बचाया। और मैं इस दौरान, मेरी टाँगें काँप रही थी कि इस लड़ाई में जब सुल्तान राय गिरेगा तो मेरी तो खैर है नहीं, आसिया को उठा कर ले जाएँगे। हाय हाय। तो ये वाक़या, अब इस वाक़ये के सिलसिले में आपको दूसरा वाक़या क्यों सुनाया मैंने आपको, फिर एक वाक़या आया इसके तकरीबन 13 साल बाद। हाँ। सुल्तान राय अरूज पर, मैं भी अरूज पर। हाँ। इतना था कि एक स्टूडियो में 10-10, 12-12 शूटिंग होती थी और साथ-साथ होती थी। उधर आप शूटिंग कर रहे हैं, इधर मैं कर रहा हूँ, पीछे कोई और कर रहा है, अच्छा, वो जो गाँव है। ठीक। जी। तो उसमें ये होता था कि
कहते थे एक यार डायरेक्टर यार तुमने शॉट ले लिया, अब तुम चुप करो, अब हाँ। हम शॉट लेते हैं। अच्छा, इधर शॉट ले रहे थे, फिर कहते अब तुम ले लो। ठीक। तो एक तरफ शूटिंग हो रही थी यूसुफ खान साहब की, और एक तरफ शूटिंग थी सुल्तान राय साहब। तो मैं भी सेट पे मौजूद था। अब हुआ क्या कि यूसुफ खान साहब शूटिंग कर रहे हैं। यूसुफ खान साहब अल्लाह उनको गरीकर रहमत का मजाक के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करते थे। अब यूसुफ खान साहब को उसने डायरेक्टर ने कहा, डायरेक्टर ने कहा खान जी हुण तुसीं बैठो, मैं सुल्तान राय साहब का शॉट ले लवां। ठीक है। बस इतनी कहना था तो उन्होंने सुल्तान राय को गालियाँ देना शुरू कर दिया। ओए सुल्तान राय की तो ये कि अल्लाह उनको माफ़ करे, हिस्ट्री आ चुके बताना पड़ती है। तो उन्होंने बहुत बेइज्जत किया। अब मैं कांप रहा हूँ कि ये एकदम सुल्तान राय उठेगा और यूसुफ खान पर अटैक करेगा और इसको मारेगा। लेकिन उसने बजाय मारने के वो जितना गुस्से होते थे उतने कहते थे बड़े की होया बड़े कोई गल नहीं बड़े कोई गल नहीं, अच्छा जी तुसी बुरा मनाया कोई गल नहीं, मैं चला जाना, तुसी शूटिंग करो। वो गाड़ी में बैठे और चले गए। उनकी शूटिंग कैंसिल होगी। अब मैं चूँकि मेरी भी वो फिल्म थी, तो जब शूटिंग कैंसिल होगी मैं भी स्टूडियो आ गया। मैं स्टूडियो आया था, आगे मैं एवेन्यू में आया था, यूनुस मलिक साहब के कमरे में चला गया मैं। तो बड़ा परेशान था। मैंने कहते की गल है कुछ परेशान हो। मैंने उनको सारा वाक़या सुनाया, उनको बड़ा गुस्सा आया, कहता आओ मेरे साथ। उसने जनाब वो अपनी अलमारी में पिस्तौल निकाला, मेरी गाड़ी में बैठा, कहता आगा साहब के घर चलो, राय साहब के घर। हम राय साहब के घर आ गए। अब राय साहब घर मैं सारे रास्ते में सोचता रहा हूँ कि यार ये आदमी तो 15-16 आदमियों पर भारी था, एक आदमी को तो मारने के लिए मुश्किल नहीं था, इसने क्यों किया ऐसे। अब हम गए जब, तो आगे वो बैठे हुए थे, तो यूनुस मलिक साहब अल्लाह उनको गरीकर रहमत करे दरवाजे में खड़े होके कहते जी ए वाक़या होया। वो कहते ने यार कुछ नहीं अंदर आ जा। कहता नहीं मेरे उठ मेरे नाल चलो, मैं आज उसने गोलियां मार देने, मैं लत्तां पा देने, मैं ये करना वो। और कहते यार तुसी बैठो। खैर वो कहता अच्छा चलते हैं, लेकिन मैं यार थोड़ी जी बैठो, मैं बिठाया। कहते यार जान तो पहले मैं एक दुआ मंगनी है, तो तुसी दोनों ने आमीन कहना। अच्छा। बस तो फिर चलते हैं। मैं क्या अच्छा। तो इस तरह चुक के कहते या अल्लाह जिसने मेरे नाल ज़्यादती की थी मैं उन्होंने माफ़ किया, तो मेरे मालक उन्होंने हिदायत देते तू भी उन्होंने माफ़ कर दे। मैं आमीन कही तो मेरी तो अखां चों आंसू आ गए। तो मैनू उन्हें फिर कहते यार गल है कि मैं बहुत कुछ कर सकता सा, लेकिन ये मेरी ज़ाती गल सी। तो मैं उन्होंने कहा, मैं कहा जी उत्थे तो तुसीं 15 नाल लड़े। उस कहता मेरी ज़ाती गल नहीं सी, वो मेरी हीरोइन दी इज्जत का सवाल सी। सही बात है, बिल्कुल। तो ये एक करैक्टर जो है, मतलब उसकी बर्दाश्त देखें कि इतने ऊंचे मकाम पर पहुँच कर एक आदमी गालियाँ भी खाता है और सरेआम खाता है, सरेआम खाता है, और फिर बर्दाश्त करता है और चला जाता है, कुछ भी नहीं कहता। तो उसकी ये एक अज़मत कह लें किरदार की कि आज तक मुझे भी याद है और मेरी इंडस्ट्री को भी याद है। और बाद में यूसुफ खान साहब ने उनसे माज़रत भी की, और जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दोनों को माफ़ करे। तो यूँ ये जुड़े हुए इस फिल्म से जो वाक़यात हैं, उसके बाद ये हुआ कि फ़िल्म सेंसर में गई। अच्छा। नहीं, फिल्म का वो चला, सेंसर प्रिंट चला। ठीक है। जब फिल्म हम मुकम्मल करते हैं तो वो हम चलाते हैं और अपने टेक्नीशियन को दिखाते हैं, उनकी फैमिलीज आती हैं और कुछ गेस्ट जो कॉन्फिडेंस के होते हैं वो आते फिल्म देखते हैं। AM स्टूडियो में फ़िल्म चली तो आगा साहब जो थे, हसन अस्करी साहब, उन्होंने जो स्टूडियो का मालिक था, इशफाक मलिक उनका नाम था, उनको ख़ास तौर से बुलाया। तो एक उसका ऑपरेटर था, असिस्टेंट ऑपरेटर, उसका नाम शौकत था। तो वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, क्योंकि गुरबत में इस किस्म के लोग बड़े दोस्त होते हैं। वैसे मेरी छोटे लोगों से बड़ी दोस्ती है। अच्छा। तो उसके साथ मैंने वादा किया था कि मेरी फिल्म हिट होगी तो मैं तुम्हें जोड़ा लेकर दूंगा, शलवार कमीज। कहता जी ठीक है। तो उसने फिल्म चलानी थी, वो देख रहा था, तो मैंने उसे कहा यार आज तूने मुझे बताना मेरी फिल्म कैसी है। तो इशफाक मलिक साहब की बुलाया, अब फिल्म चलनी शुरू हो गई, फिल्म ख़त्म हो गई। इशफाक मलिक साहब फिल्म ख़त्म होती, लाइट ऑन होती है ना, तो एकदम उठ के भागे जैसे तेज़ी से और बाहर चले गए। मैंने भी फील किया, आगा साहब ने भी फील किया। तो आगा साहब खैर आए तो मैंने कहते ना आ यार, तो हम चले गए जनाब आगा साहब वहाँ इशफाक मलिक साहब के कमरे में। इशफाक मलिक साहब के कमरे में गए तो आगे वो बैठे हुए थे बड़े बेजार से। अच्छा, उनको ये नहीं पता कि राइटर मैं हूँ। अच्छा, नहीं था पता, इशफाक मलिक साहब को नहीं पता। वो अपने कमरे में बैठे रहते थे, बड़े लोग थे, तो हम तो उनके कमरे में जाते नहीं थे और वो कभी हमारे सेट पे आते नहीं थे। ठीक है। तो
जब अस्करी साहब गए तो कहते आगा साहब आपने बताया बगैर बताए आ गए। उन्होंने बोलना शुरू किया, कहते उल्लू दे पट्ठे मैं तैनू कितनी बारी किया सी कि तैनू फिल्म मिली तो कम दा राइटर लवी, ओए किस अहमक नू तू राइटर ले लेता है जिन्हें तैनू मैं कहानी लगी, मेरा सिर दर्द शुरू हो गया, सिर पीड़े, ये किस तरह पब्लिक बर्दाश्त करेगी, हाँ हूँ ही ये वो आए ओए। अब वो फिल्में देखने के आपको जैसे पता अंदाज वही था कि जी। रोमांटिक सी फिल्म चली, कोई एक आध फाइट हुई बीच में, फिर कॉमेडियन आ गए, फिर वो आए, फिर दूसरे। हाँ। तो ये रोले गोले की फिल्म थी, इसकी टेम्पो भी कुछ और थी। तो खैर वो आगा साहब ने बड़े शर्मिंदा होकर बचाया कि ये हाथ थौला रखो, राइटर मेरे नाल खड़ोता तुसी नहीं गाना कढ़ रहे हो। तो मैंने कहता इदा तो बेड़ा गर्क कर दिता तू, हाँ। हुण बाकियां दे उत्ते रहम करी। अच्छा। कहता अस्करी ये कोई फिल्म नहीं, जा अगे अल्लाह तेरा मालिक है। खैर मैं बाहर निकला, अब मेरा दिल टूट गया, एक ही तो फिल्म थी मेरे पास। सही बात है। वो शौकत जो था ना, उसके अनपढ़ आदमी, मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार तेन फिल्म कैसी लगी? कहता नासरा फिल्म तुसी बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन ये दो जोड़े सीन ने वो बड़े बकवास ने, उन्होंने सीना का कोई इलाज करो। मैं कहा जी की? कहता एक तो अजमल जोड़ा है उसके उत्ते तुसी टाइटल दिता है वैशी जट का, और वो बड़ा कहता है दुश्मनी यूं होती है, ये होती है, वो होती है, बड़ा बहादुर बातें करता है, और जब विलन आते हैं तो पहली डांग ही खाता तो नीचे गिर पड़ता है। तो कहता है कुछ तो उसने फाइट करनी चाहिए ना, वरना वो वैशी जट खाता है। सही बात। बेशक फाइट करे उसके बाद कत्ल हो जाए, लेकिन कुछ करे। एक तो ए ते नंबर 2 मैं क्या दूसरी कहता दूसरे कि तुसी सुल्तान राय का एक मुकालमा लिखा है कि साहब बहादुर के लिख लो मैं इन्हों मारन तो बाद इनके पोतरे भी मारूंगा, यानी दुश्मन के बारे में कहता है हाँ जी। कि इनको मारने के बाद इनके पोतरे भी मार दूंगा। ठीक। कहता दुश्मनों के घर जाता उत्थे दादा भी है, उत्थे पुत्र भी ने, और उत्थे पोतरे भी ने। हाँ। ना दादे नूं मारदा ना पुत्र मारदा, तो कुड़ी चुक के ले आंदा। ये वैशी जट है कि दल है? ये सीन या तो कट दो या इसनूं सही करो। सही। मैंने आके आगा साहब को ये दोनों बातें सुनी, अस्करी साहब को, वो भी परेशान हुए, कहते यार उसने बात सही तो की। ठीक किया। ला जी हमने प्रोड्यूसर से कहा कि यार एक दिन शूटिंग करनी है, एक मटेरियल का डब्बा ले दो, 300 की डब्बा की थी। कहता मेरे लो फिल्म तुसी बनाओ ना बना, मैं इस तरह लानी, मैं कोई पैसे नहीं देना। लो जी हमने इशफाक मलिक साहब से वो पीस मांगा और एक्टरों को बुलाया अपने कि भाई कोई कन्वेंस नहीं मिली, कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो उसमें जो अजमल मरहूम थे उनके गंडासा चलाने के शॉट्स लिए, उन्हें तमाम विलनों के सीने पर कट लगाए, टक टक टक, और फिर गिरे। अच्छा। तो आप वैशी जट अगर आपने देखी या फिर से देख लें कि वो जब वो कहीं टक नहीं नजर आएगा आपको, क्योंकि वो बाद में लगे हुए थे। अच्छा, बाद में लगे हुए थे, ऐड किए हुए थे। ठीक है, कंटिन्यूटी थी। ठीक। इसी तरह फिर वो एक शॉट लिया गजाला बेगम का, उसको जब उठाते हैं सुल्तान राय, वो क्लोज में लिया कि वो कहता मैं तेनू इसलिए चुक के लै चलिया कि तेनू वापस लैना वो भरा आवेगा जिन्हें मेरे प्यो दी आंतरा कटियां सन, यानी जिसने मेरे प्यो की अंतरियां बाप की निकाली थी ना, वो लेने आएगी, फिर मैं उसकी अंतरियां निकालूंगा, मैं इसलिए तुम्हें लेके जा रहा हूँ। ठीक है। उसको कवर किया कि उसने लड़की क्यों उठाई। खैर जिस वाकयात के बाद अब फिल्म रिलीज हो गई। अच्छा। पहला दिन कैपिटल सिनेमा, फिल्म रिलीज हो गई, मैं भी देख रहा हूँ, लोग भी देख रहे हैं। अब मेरे पास कोई तजर्बा नहीं कि फ़िल्म हिट की क्या निशानी होती है, क्या होता है। पहली फिल्म थी तो लेकिन ये है कि जिस वक्त शो टूटा तो सुल्तान राय साहब बाहर खड़े थे। तो उनकी जीप थी उनके पास, उस जीप पर इतने लोग चढ़ गए उनकी जीप का शीशे ही टूट गया। ओहो। खैर वो चले गए। उसके बाद मैं रात को घर चला आया। तो रात को तकरीबन 1 बजे मेरे पास सुल्तान राय साहब घर पे आए। उस वक्त मैं अपने ससुराल के घर में था, खाड़क में। अच्छा। मैं बड़ा परेशान। सुल्तान राय साहब आए तो मेरे पास आकर बैठे, मुझे खैर हुआ आगा साहब? कहते यार मैं तेरे को पूछना है कि साड़ी फिल्म सुपरहिट है ना, क्योंकि उस वक्त वो भी डेड फ्लॉप हो चुके थे। इससे पहले उनकी बशीरा फिल्म बड़ी सुपरहिट गई, उसके बाद उनकी 7-8 फिल्में लगी, सारी डेड फ्लॉप हो गई। तो उनको भी एक सुपरहिट फिल्म की ज़रूरत थी, अस्करी साहब को भी सुपरहिट फिल्म की ज़रूरत थी, और मुझे तो थी क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी। तो मैंने कहना कि साड़ी फिल्म सुपरहिट है ना? मैं कहा सर जी मैंने नहीं पता कि फिल्म सुपरहिट है, क्योंकि फिल्म का शो टूट रहा। अस्करी साहब भी चले गए ने, रास्ते ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ भी चला गया, तो मैं भी घर आ गया। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ शीशा टूट गया, तो मैं नहीं पता कि सुपरहिट हुई है कि नहीं। लो जी वो अगले दिन मैं गया,
बाउजीम के दफ्तर में, तो उन्हें मैंने मिठाई खिलाई कि सुपर टॉय फिल्म। अमेजिंग। मैं बड़ा खुश है, उस दिन हफ्ते का दिन था। हाँ लेकिन मैंने कहता कि सोमवार ਨੂੰ आना तू 6 बजे। ठीक है। मैं कहा जी क्यों? कहता जिस फिल्म ਦਾ 6 बजे ਦਾ शो इतवार वाले दिन, जुम्मा हफ्ता इतवार तो रश होता ही है ना, हाँ जी होते ही होते अच्छी फिल्म हो तो जरा ज़्यादा होता है। वीकेंड पे होते हैं। कहता लेकिन जो सुपर हिट होती है उसका 6 बजे वाला शो जो होता है वो पैक होता है, यानी फुल हाउसफुल होता है। मैं कहा जी ठीक, लो जी 6। अगले दिन सोमवार जब आया, मैं गया तो ओडियन सिनेमा की सामने दीवार थी, उसके ऊपर बाबा वसीम बैठे सिगरेट पी रहे थे। मैं जब गया ना तो मैं कहा जी सुनाओ की होया? तो उन्होंने मेरे मुंह ਦੇ चपेड़ मारी प्यार ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ उधर वेख हाँ कैपिटल। मैं उधर वेखा तो सैन ना हाउसफुल का बोर्ड लगा है। ओके। तो यूँ सर वो फिल्म ना सिर्फ फिर सुपरहिट हुई, उस फिल्म ने पाकिस्तान फिल्म मस्ती के हर राइटर को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आइंदा फिल्म कैसे लिखनी है। उसके बाद फिर इंडस्ट्री पर सुल्तान राय का, हसन अस्री का और नासिर अदीब का राज हो गया, और फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। जबरदस्त। ये थी फिल्म वैशी जट। और आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं उस फिल्म पर रिव्यू दे सकूं जो आपने लफ्ज़ रिव्यू बोला था। हाँ। पहली बात यह है कि मेरी लाइब्रेरी में सबसे पहले जो फिल्म है पंजाबी की वो वैशी जट है। इस टक्कर की पंजाब के ऊपर कोई भी फिल्म ना मैंने फिर लिखी है और ना ऐसी बनी है कभी, ना ऐसी बनी है। इस फिल्म को आप गौर से देखें, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दी बेस्ट फिल्म, और इसका अवार्ड भी मिला अस्करी साहब को माशाल्लाह। बतौर राइटर दी बेस्ट फिल्म मुझे भी अवार्ड मिला, कैमरामैन को भी अवार्ड मिला, सुल्तान राय को भी अवार्ड मिला, आसिया बेगम को भी अवार्ड मिला। और आसिया बेगम को इसलिए भी अवार्ड मिला, वो मैं बीच के बात बताना भूल गया कि आसिया बेगम प्योर कराची की भैया टाइप लड़की थी। अच्छा अच्छा। अभी क्या करते हो ये वो टपोरी, प्योर, हाँ उर्दू। हाँ। तो उनको अब पंजाबी फिल्म दी। हमें मुख्य जट्टी मिलती नहीं थी, हसन अस्करी साहब ने उनका इंतखाब किया, और जब मेकअप किया उनको ड्रेस पहना तो वाकई लगी थी मुख्य जट्टी, लेकिन उनको पंजाबी नहीं आती थी। अच्छा। तो उन्होंने आगा साहब से कहा कि भाई मुझे तो पंजाबी नहीं आती, तो कहते हैं आपको नासिर अदीब सिखा देगा। तो उनको फिर पंजाबी मैंने बोल बोल के सिखाई। जबरदस्त। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा था ना वो उसको इस जुमले पर उनकी कंटिन्यू, वे मुड़ मैं ते आप बड़ी खर दिमाग, ये बोलने में उनको, वो खर दिमाग बोलती थी जो उर्दू का है ना, खर दिमाग कि मुड़ मैं ते आप बड़ी खर दिमाग, मैंने उनका नहीं, मुड़ मैं ते आप बड़ी खर दिमाग। लेकिन अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, वो इतनी मेहनती और इतनी शौक था उसकी, इतना जज्बा था कि उसने सारा सारा दिन मेरे पास बैठ के ना वो पंजाबी सीखते रहना। और फिर आप देखें वैशी जट, आपको लगेगा कि नहीं कि ये लड़की जो थी ये उर्दू स्पीकिंग थी, इसको पंजाबी नहीं आती थी, तो उसने पंजाबी बोली, उनको भी अवार्ड मिला। तो हर आर्टिस्ट ने उसमें, जकी मलिक उस वक्त सी क्लास आर्टिस्टों में शुमार होता था, लेकिन उसकी दुश्मनी में दिखाया, वो एक टांग उसकी कटी होती है और पोतरा उसने अपने, जो कहता है ना इन्होंने मारन दवा देते पोतरे भी मार देगा, तो अपने पोतरे को कंधे पे बिठा के ना छाने पर, तो आता है बसों के अड्डे पर और पूरे कहता है इसको मैं दिखाऊंगा कि मैं जट्टों को कैसे कत्ल करता हूँ। अच्छा। खैर हाँ जी। तो इसमें एक अफजाल अहमद का रोल था, वो अमन पसंद आदमी होता है, कबूतर उसे रखे हुए हैं, वो अपना दोस्त होता है उसका, सुल्तान है, उसको दुश्मनी से मना करता है। अच्छा। और वो मना नहीं होता। तो बड़ा लेसन था, और ये दुश्मनी और कत्ल गारत के ख़िलाफ़ फ़िल्म थी। तो इसको नापसंद किया था अशफाक मलिक साहब ने, फिर बाद में वो शर्मिंदा भी हुए। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखें जी ये कत्ल गारत के और दुश्मनी के ख़िलाफ़ फ़िल्म थी, तो कत्ल गारत दिखाएंगे तो हम लोगों को बता सकेंगे ना ये बुरी बात है, ज़बानी बताएंगे तो लोग नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो फिर मैंने उनको मिसाल भी दी, मैंने कहा जब आप करबला का वाक़या बयान करते हैं तो उसमें आपको ये बताना पड़ता कि 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगा था। आपको बताना पड़ेगा कि अब्बास जब पानी लेने गए थे तो उनकी मश्क जो है तीर लगा के पानी से छलनी कर दी गई, पानी भी चला गया और उनको इतने तीर लगे उनके वजूद से खून भी चला गया। तो फिर आपको हुसैन का सर भी काटना पड़ेगा, नेज़े पे उठाना पड़ेगा, ज़ैनब जो बीमार है उसको नंगे पाँव नंगे सर पीछे चलाना पड़ेगा, सकीना भी रोती हुई नंगे पाँव चलेगी। ये दिखाएंगे तो यजीद का पता चलेगा ना, पता चलेगा उसने क्या क्या जुल्म किए। बिल्कुल। तो आप ये कहेंगे कि ये तशद्दुद दिखा दिया फलां, तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। तो उसकी समझ में फिर बात आई। तो उस वैसे जट से
जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को, वो ये हुआ कि फ़िल्म की जो टेम्पो थी वो इतनी अपलिफ्ट हो गई कि उसको मेंटेन करना किसी राइटर के बस में न रहा। न रहा, फॉर्मेट चेंज हो गया और था हाँ ना। जी, क्योंकि वो एक अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड थी मुझे। मैं उस माहौल में पैदा हुआ, वही अनपढ़ माहौल, वही डांगें सोटे, लड़ाइयाँ, वो तारीखें भुगतना। अच्छा। तो जो यहाँ के राइटर थे वो, उनमें कमी कोई नहीं थी, वो मेरे से ज़्यादा काबिल थे। लेकिन बात ये है कि वो अस्पतालों में पैदा हुए, अच्छे स्कूलों में पढ़े, लाहौर में पले बड़े, और यहाँ तो उनको वो पंजाब दी वट, पंजाब दियाँ फसलां, पंजाब दा जट किवें बोलदा है, एक दूसरे दुश्मनी की गुफ्तगू होंदी, ये उनको नहीं पता था। नहीं पता था। तो ये मेरा प्लस पॉइंट था। ऊपर से सबसे बड़ी बात यूँ कह लें कि अल्लाह की रहमत थी और किस्मत अच्छी थी। बेशक बेशक। तो अल्लाह ताला ने फिर इज़्ज़त भी दी, और वो इज़्ज़त आज तक कायम है। और वो वैश्य जट जो 8 अगस्त 1975 में रिलीज़ हुई, उसका तीसरा पोर्शन 2022 में रिलीज़ हुआ और 2025 आ गई, आज तक चल रही है, द माशाल्लाह लेजेंड ऑफ माशाल्लाह मौला जट। माशाल्लाह, लेजेंड ऑफ मौला जट। तो वो किरदार जो लेजेंड ऑफ मौला जट में है, फिर बाद में जो मौला जट में भी आए, वो रोल जो था वो अख्तरी औरत का, अक्खड़ औरत का, बदतमीज़ औरत का, मगरूर औरत का, बहादुर औरत का, वो ग़ज़ाला ने किया गजाला ने किया था। वैश्य जट में। और मौला जट का रोल सुल्तान राय ने किया। जो नूरी नाथ का रोल था, यानी विलन का रोल था मजबूत, वो नूरी नाथ तो मौला जट में बना, वो जग्गी मलिक ने किया जो अनटचेबल रहा। हाँ जी। तो कोई ऐसा उसमें किरदार ऐसा नहीं था जिसकी परफॉर्मेंस मैं कहूँ कि किसी भी लिहाज से कम थी। कि अगर अफजाल अहमद ने अमन पसंद आदमी का रोल निभाया तो आखिर तक निभाया, सुल्तान राय वैशी हुआ और आखिर तक वैशी रहा, और विलन जो था अनटचेबल रहा तो आखिर दम तक रहा। और फिर उसी पोतरे ने जो वो जिसको मारना चाहता था, जब दादे को गिराता है और दादे को कत्ल करने लगता है, तो एकदम रुकता है, तो वो पोता जो है हाथ जोड़कर खड़ा होता है। अच्छा। तो फिर वो उसको माफ़ कर देता है। और फिर लास्ट में उसका डायलॉग था कि दफन कर दे उस गंडासे नू, इंसानियत इंतकाम नहीं इंसाफ चाहती है, सिर्फ इंसाफ। क्या बात, ये उसका लेसन था। ज़बरदस्त। तो मैं जो इस पर रिव्यू कर रहा हूँ, ये वो रिव्यू है जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हर आदमी उस पर करता है। बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये एक्सट्रीमली सुपरहिट है या कंप्लीट सुपरहिट है। कंप्लीट सुपरहिट वही होती है जिसकी डायरेक्शन भी अच्छी हो, प्रोडक्शन भी अच्छी हो, स्क्रिप्ट भी अच्छा हो, परफॉर्मेंस भी अच्छे हो, आर्टिस्ट भी अच्छे हो, तो फिर जाकर शाहकार फिल्म बनती है। बेशक बेशक बेशक। वरना तो तनकीद करने वाले लोग आपको पता है बैठने भी नहीं देते। अब आप फरमाएं अगर आपका इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, सुल्तान राही ने बतौर एक्टर मौला जट में अच्छा काम किया या वहशी जट में? वहशी जट में। वहशी जट में? वहशी जट में। आपकी पहली फिल्म में? पहली फिल्म। मौला जट में तो सुल्तान राय ने फिल्म को फिल्म ही नहीं समझी। अच्छा। हाँ, उसकी एक वजह थी कि जिससे मौला जट बन रही थी, मेरी और हसन अस्करी साहब का इख्तलाफ हो चुका था। क्योंकि वैशी जट, तूफान और आखिरी मैदान और जीने की सज़ा के बाद उनको एक फ़िल्म मिली, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे एडवांस दिया। चौधरी इस्माइल गुजरांवाले के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे। अच्छा। और प्रोड्यूसर हसन अस्करी साहब खुद थे। तो उन्होंने मुझे आइडिया सुनाया अस्करी साहब ने कि ये मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी ये तो वही वैशी जट आप फिर बनाना चाह रहे हैं। कहते क्या मतलब? मैंने कहा जी वो अफजाल उसमें वैशी जट में समझाता है, कबूतर है उसने रखे हुए, अमन पसंद बुक। तो अब आपने बता दिया कि वो कांटे बदलता है और कलाम पाक पढ़ता रहता है, और विलन जो है वो रेलवे स्टेशन पर आते हैं जब तारीख जान पान, तो उनको समझाता है। तो मैंने कहा वो बसों के अड्डे पर उधर समझाता था, आपने रेलवे स्टेशन रख लिया। जगह तब्दील कर ली। हाँ, तो आप वो इधर बाला गाड़ी था, इकबाल हसन ने रोल किया था, वो सिक्का उस मजाज सिख का था। अच्छा। आपने उसकी जगह उसको बरोला सिख पर उसका नाम दे दिया। हाँ। सुल्तान राय के दोस्त वैशी जाट में बसों के अड्डे पर होते थे, एक कसाई था, एक मोची था, एक नाई था, इस किस्म के जी। आपने वो तेली का खूह रख दिया, वहाँ सारे इकट्ठे होते हैं। तो मैंने कहा सर ये लोग नहीं देखेंगे, नहीं पसंद करेंगे। तो उन्होंने बड़े गुस्से से मुझे कहा, कहता तू मैनू समझाना जिन्हें तेनू नासरुद्दीन बनाया। तो मैंने कहा सर जी बात यह है, मैं सारी ज़िंदगी आपका अदब करूँगा,
एहतराम करूँगा, आपकी जूतियों को चूम के मैदान में आऊँगा, लेकिन आइंदा काम नहीं करूँगा, इसलिए कि आपने जो मुझे ये कहा ना कि आपको नासिरुद्दीन मैंने बनाया, ये बहुत गलत कहा है। मुझे नासिरुद्दीन उस अल्लाह ने बनाया जिसने आपको हसन नसरी बनाया। लेकिन आप मेरा वसीला हैं, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं सारी ज़िंदगी आपका एहतराम करूँगा। याद रखिए ये फ़िल्म नहीं चलेगी। उन्होंने जाकर हज़ीम कादरी साहब को, जो मेरे रूहानी उस्ताद भी थे और जिनसे बड़ा राइटर पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं आया आज तक, ना आएगा, तो उसको राइटर ले लिया। अच्छा। फ़िल्म का नाम रखा जट दा खड़ाक। अच्छा। इधर मैंने शुरू कर दी, मैंने फ़िल्म का नाम रखा मौला जट। इसके डायरेक्टर यूनुस मलिक थे। तो अस्करी साहब ने उनको बताया था कि इस तरीके से नासिरुद्दीन ने मुझे कहा है। अच्छा अच्छा। और उसने मौला जट शुरू किया और मुझे ख़तरा है कि उसने मेरी फ़िल्म चोरी की है, वही बना रहा है। तो आगा साहब ने मेरे आते ही एक बात की, कहना गाल सुन, मैं उधर जट दा खड़ा कर रहे, अगर एक भी सीन तू उस फिल्म इधर पाया ना तो मैं फ़िल्म छड़ देंगा। मैं कही छड़ दूँ, ठीक ठीक। मेरे तो उससे तल्लक नहीं। मैंने कहा जी मुझे वो कहानी पसंद ही नहीं। हाँ। वो तू वेखी फिल्म ने। मैं कहा जी ठीक है। जट दा खड़ाक लगी, जुमे को लगी, हफ्ते को उतर गई। मौला जट लगी, उसको पुलिस ने और बल्कि से औलाक ने उतारा 2 साल बाद। तो सुल्तान रही ने बेदरी से काम किया उसमें। वो हसन नसरी साहब की किम में जट दा खड़ाक में बहुत डूबे हुए थे। तो आप मौला जट देख लें, वैशी जट भी देखें। वैशी जट का तो सुल्तान री की इंट्रोडक्शन ही मान नहीं है। वहाँ जो उसने डायलॉग बोला है जब, कि वो जब कहता है अफजाल उसको बताता है मौलिया मलका ने तेरे पे उन्होंने कत्ल कर देते ही, तो वहाँ म्यूजिक बंद हो जाता है। अच्छा, सिर्फ डायलॉग होता है। हाँ, सिर्फ मकालमा होता है। कहता है कत्ल ते हुण होणगे रोशना, उसका नाम रोशन होता है। कत्ल ते हुण होणगे रोशना, ते वो भी होणगे जिन्ना जम के साड़ा दुश्मन बनना है। क्या बात तो है, क्या ये फिर उस जैसी परफॉर्मेंस सवाल नहीं पैदा होता। जो मुखों ने वैसी जट में काम किया, मौला जट में वो मुखों ने भी काम नहीं किया। क्या बात। हाँ, मौला जट में जो चीज़ उभर के आई, वो आई थी दारो नतनी और नूरी नत। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया और उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को ये चेंज भी पसंद आया होगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं ऑडियंस से। मैं ऑडियंस को कुछ नहीं कहना चाहता सिवाय इसके कि ऑडियंस हमारे ऑडियंस की वजह से हम हैं। अगर ये वो पसंद करेंगे तो बिस्मिल्लाह हम आइंदा भी करेंगे। तो उनका मैं चाहूँगा कि वो अपना रिव्यू दें इस पर कि हमने जो आपको बताई है बात, जैसे बताया आपको पुरानी कहानी के बारे में, पुरानी फ़िल्म के बारे में, और इंशाल्लाह ताला हम वैसी जट से चलते चलते लेजेंड मौला जट तक आएँगे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो ज़रूर हमें दाद दीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए हर वक्त हाज़िर होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।